अब हम बात करेंगे कि हमारे कानों तक आवाज़ कैसे पहुँचती है, मतलब कि हाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। मतलब कि क्या ईयर्स के अंदर भी कोई ऐसा वाइब्रेटिंग पार्ट होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें पता है कि साउंड वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो क्या हमारे ईयर्स के अंदर भी कोई ऐसा पार्ट होता है जो वाइब्रेट करता है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है? तो आइए हम देखते हैं। तो बच्चों, जब हम ह्यूमन ईयर की बात करते हैं कि ह्यूमन ईयर मतलब कि जिसकी वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं, हमारे कानों की हेल्प से हम साउंड को सुन पाते हैं। तो जब हम ह्यूमन ईयर की बात करते हैं तो ह्यूमन ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा आउटर ईयर, एक होता है हमारा मिडिल ईयर और उसके बाद में हमारा होता है इनर ईयर। तो सबसे पहले जो साउंड है वो आती है हमारे आउटर ईयर में, फिर उसके बाद में मिडिल ईयर में एंड देन उसके बाद में इनर ईयर में। तो हमने जब साउंड के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि किसी एक मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। एक सोर्स की ज़रूरत होती है साउंड के लिए और एक रिसीवर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब हम ह्यूमन ईयर के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन ईयर सबसे पहले जो साउंड वेव्स होती है वो एंटर करती है आउटर ईयर में, मतलब कि हमारे ईयर कैनाल में या फिर हम बोल सकते हैं ईयर ड्रम में। देन उसके बाद में हमारे मिडिल ईयर में जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके अंदर ओवल विंडो वगैरह ये सब आते हैं। एंड देन हमारे इनर ईयर में और उसके बाद में जो ऑडिटरी नर्व्स की तरफ जो है सिग्नल्स पहुँच जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचते हैं कि हाँ अब हमें ये करना है, या फिर इस तरीके से हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुँचते हैं। सो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, जो कि एक फनल की तरह होता है आउटर ईयर, ठीक है। सो व्हेन साउंड एंटर्स इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ द थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच टाइटली। मतलब कि जब जैसे जैसे हम इन ईयर के अंदर एंटर करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन जो कि एक स्ट्रेच्ड रहता है टाइटली, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं और जिसकी वजह से जो है सिग्नल्स हमारे इनर ईयर तक पहुंचते हैं। सो ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, जो कि एक रबर शीट की तरह स्ट्रेच्ड रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे हम रबर को प्लग करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही हम ईयर ड्रम का भी बोल सकते हैं कि वो भी एक रबर शीट की तरह स्ट्रेच्ड रहता है, ठीक है दोस्तों। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो क्या होता है कि जैसे ही साउंड एंटर करती है ईयर ड्रम के अंदर तो वो क्या होता है, ईयर ड्रम जो होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। सबसे पहले हमारे ये जो सिग्नल्स होते हैं वो आउटर ईयर में, देन मिडिल ईयर में और फिर उसके बाद में क्या होते हैं वो इनर ईयर में पहुंचते हैं। तो ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें इनर ईयर में पहुंचाता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और वहां से क्या होता है ब्रेन की तरफ सिग्नल पहुंचते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऑडिटरी नर्व की तरफ सिग्नल पहुंचते हैं। एंड दिस इज हाउ वी ईयर। तो मतलब कि ये इतनी लंबी प्रोसेस होती है हमारे सुनने की, ठीक है। सबसे पहले जो सिग्नल्स होंगे वो हमारे आउटर ईयर में आएंगे, देन हमारे मिडिल ईयर में एंड देन उसके बाद में इनर ईयर में। और जो पार्ट है जो कि एक रबर शीट की तरह स्ट्रेच्ड रहता है, जो कि वाइब्रेटिंग पार्ट है, वो कौन सा पार्ट हुआ, वो हमारा ईयर ड्रम हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो बात हो गई कि हम सिग्नल्स को कैसे सुन सकते हैं, जो साउंड आ रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है हम उसको कैसे सुन सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई ह्यूमन ईयर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि एक जो ह्यूमन है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। सो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इन अ ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वॉइस बॉक्स या फिर लिरिक्स। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा पार्ट है ह्यूमन बॉडी में जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स की हेल्प से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिरिक्स की हेल्प से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। वहां पर भी एक वाइब्रेटिंग पार्ट होगा जहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी, मतलब कि वहां पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस की हेल्प से क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो two vocal cords are stretched across the voice box such that the passage of air remains between the cords। मतलब कि टू वोकल कॉर्ड को जिस तरीके से स्ट्रेच्ड होते हैं वॉइस बॉक्स में कि जिसके बीच में से क्या होती है, एयर पास हो सकती है वॉइस बॉक्स के
बीच में से, ठीक है। सो व्हेन वी स्पीक लंग फोर्सेस एयर थ्रू द पैसेज एंड ड्यू टू विच कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस साउंड। जब हम साउंड की बात कर रहे हैं मतलब कि कोई ऐसा पार्ट है जो कि वाइब्रेट हो रहा है, तो क्या वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे, कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही एयर अंदर की तरफ एंटर करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो पाती है, वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। So the tightness of the cords are controlled by the muscles connected to vocal cords। और जो tightness है cords की वो किसकी हेल्प से कंट्रोल होती है, वो मसल्स की हेल्प से कंट्रोल होती है जो कि वोकल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और अगर हम और भी ज़्यादा क्लियर व्यू उसका देखें तो यहाँ पे ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हम जब साउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ साउंड ऐसी होती है जो कि हमें सुनाई देती है और कुछ साउंड ऐसी होती है जो सुनाई नहीं देती है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर की जो साउंड होती है वो हमें सुनाई नहीं देती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम उसे नहीं सुन सकते। तो इस कुछ ऐसी साउंड जो हमें सुनाई देती है या फिर जो रेंज के अंदर होती है या फिर जो हम सुन सकते हैं वो हमारी होती है ऑडिबल साउंड। लेकिन वहीं कुछ ऐसी साउंड्स होती है जो हम नहीं सुन सकते हैं, तो वो क्या होती है, वो होती है इनऑडिबल साउंड। सो दैट ह्यूमन ईयर इज नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि ऐसा मतलब देखा गया है कि ह्यूमन ईयर जो है, या फिर ऐसा प्रूफ किया गया है कि जो ह्यूमन ईयर है वो सभी तरह की फ्रीक्वेंसीज को ग्रेप नहीं कर सकता, मतलब कि सुन नहीं सकता। मतलब कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज रेंज है, हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है या फिर पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर की ही साउंड ह्यूमन ईयर ग्रैप कर सकता है या फिर सुन सकता है, उसके बाहर की नहीं कर सकता। So in other words, we can only hear sound that fall within a certain range of frequency। मतलब कि एक particular range के अंदर जितनी जो भी साउंड आएगी वही हम सुन सकते हैं, हम उसके बाहर की जो आवाज़ें हैं वो हम नहीं सुन सकते। Any sound outside that frequency range is inaudible to hear। और जो साउंड उस फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर की है वो हमें सुनाई नहीं देगी, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेंज इज इनऑडिबल टू आवर ईयर्स, या फिर हम वो सुन नहीं सकते जो एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर की है, ठीक है। अगर हम रेंज के बारे में बात करें, ठीक है, तो जब से हम बोल रहे हैं कि एक रेंज है तो कहाँ से कहाँ तक की रेंज है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहाँ से कहाँ तक की रेंज को क्लियरली सुन सकता है, या फिर ऑडिबल साउंड की जब हम बात कर रहे हैं। सो we can hear sound within a frequency ranging from 20 hertz to 20,000 hertz। मतलब कि हम 20 hertz से लेकर तो 20,000 hertz तक के साउंड को सुन सकते हैं। ना ही हम 20 hertz से आगे जा सकते हैं, ना ही हम 20,000 hertz से पीछे जा सकते हैं। मतलब हम सिर्फ इतनी रेंज के बीच की ही साउंड को सुन सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड। और ये जो रेंज है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं साउंड की। सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सोनिक वाइब्रेशंस और साउंड वाइब्रेशंस। और ऐसे वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं सोनिक वाइब्रेशंस या फिर साउंड वाइब्रेशंस। Sound frequency less than 20 hertz are called infrasonic sound and sound frequencies more than 20,000 hertz are called ultrasonic sound। ठीक है, मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर तो 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को सुन सकता है। लेकिन ठीक है, ये क्या है, ये सोनिक साउंड या फिर ऑडिबल साउंड है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके नीचे की जब हम बात कर रहे हैं जो कि इनऑडिबल है हमारे ईयर्स के लिए, तो जब हम 20 हर्ट्ज से नीचे की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी साउंड हुई, वो हुई इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, जो कि हम नहीं सुन सकते। कौन सी साउंड हुई, वो हुई इंफ्रासोनिक साउंड। और वहीं अगर हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात कर रहे हैं तो वो हुई हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सी हुई, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है।
और ये हमारी ये हुई सोनिक साउंड, मतलब कि ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल है या फिर एक ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, सुन पाता है, ठीक है, इस रेंज के बीच की। तो ये हमारी हुई सोनिक साउंड। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और सोनिक साउंड। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट परसीव आइदर इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड, मतलब कि ना तो ह्यूमन बींग 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रैब कर सकता है, ना ही वो 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी रेंज को ग्रैब कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जिनको वो ग्रैब नहीं कर सकता, या फिर वो साउंड जो इनऑडिबल है उसके ईयर्स के लिए, या फिर वो नहीं सुन सकता है, वो उन्हें क्या बोलते हैं, वो इनऑडिबल साउंड की कैटेगरी में आती है। और साउंड वी कैन नॉट हियर, या फिर कुछ ऐसी साउंड्स जो हम सुन नहीं सकते, वो कौन सी साउंड थी, वो इनऑडिबल साउंड थी। अब जब हम डॉग्स की बात करें, सो हैव मच शार्पर हियरिंग सिंस दे कैन हियर साउंड्स विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 50 to 45,000 हर्ट्ज, मतलब कि जब हम डॉग्स के बारे में बात करें तो उनके ईयर्स ज़्यादा शार्प होते हैं, यह हमने जनरली सुना हुआ रहता है। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कई ज़्यादा रहती है, मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो वो ग्रैब कर सकता है 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, वो इतनी फ्रीक्वेंसी को ग्रैब कर सकता है, या फिर इतनी जो रेंज है वो ऑडिबल है उसके ईयर्स के लिए। लेकिन वहीं अगर हम डॉग्स के बारे में बात करें तो वो हो जाएगी 50 to 45,000 हर्ट्ज, मतलब कि वो डॉग्स की अगर हम बात करें तो वो इस रेंज की जो साउंड है वो उनके लिए क्या है, ऑडिबल है। ठीक है, और ये किसके लिए हुई, ये एक ह्यूमन के लिए हुई, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो उनके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में बाद में हम बात करेंगे, नॉइस और म्यूजिक के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि जब साउंड आती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ही प्लीजेंट साउंड आती है, लेकिन कई बार ऐसी आती है कि जो कि एकदम इरिटेट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, जैसे ही वो हमारे कानों तक पहुँचती है। फॉर एग्जांपल अगर कंटिन्यूसली कोई व्हीकल से मतलब हॉर्न की साउंड आ रही है तो वो क्या हुई, एक तरह से इरिटेट करती है वो। ठीक है, मतलब कि वो नॉइज जनरेट करती है। सो अनप्लीजेंट साउंड अगर हम बोल सकते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या हो गई, वो नॉइस हो गई। सो अ साउंड विच डज नॉट हैव अ प्लीजिंग सेंसेशन ऑन द ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस, मतलब कि या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अनप्लीजेंट साउंड होती है वो क्या हो गई, वो नॉइस हो गई। साइंटिफिकली अ नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय इर्रेगुलर वाइब्रेशंस। ठीक है, अगर रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब कि एक प्लीजेंट साउंड आ रही है, वहीं अगर इर्रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब कि साउंड जो है वो अनप्लीजेंट है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अ साउंड विच हैज अ प्लीजेंट सेंसेशन ऑन द ईयर्स इज कॉल्ड म्यूजिक। और वहीं अगर हम बात करें म्यूजिक के बारे में तो इसका मतलब हुआ कि साउंड जो है वो प्लीजेंट है। ठीक है, मतलब कि वहां पर जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या है, रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये म्यूजिक है, वो सुनने में हमें अच्छा लगता है। नॉइज से क्या होता है, इरिटेट होते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही डिफरेंस है नॉइस और म्यूजिक के बीच में। जब हम नॉइस के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब क्या क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो वाइब्रेशंस है वो इरेगुलर वाइब्रेशंस है। वहीं जब हम म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वाइब्रेशंस है वो क्या है, रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो क्या हुआ, प्लीजेंट साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अब अगर हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, अभी तक तो हमने म्यूजिक के बारे में देखा और नॉइस के बारे में देखा, अब हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। मतलब कंटिन्यूसली अगर नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है, उसी तरीके से क्या हो गया, नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। सो द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द इन्वायरमेंट बाय अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्श साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है,
एनवायरनमेंट में लाउड साउंड से, अनडिजायरेबल या फिर अनप्लीजेंट साउंड से, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ मैन ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ मशीन्स एट होम और वर्क प्लेस और फैक्ट्रीज एटसेट्रा हैज कंट्रीब्यूट टू लॉट टू नॉइज पॉल्यूशन। मतलब कि ये एक ह्यूमन बींग जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। घर की अगर हम बात करें तो घर पे भी मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, इनके ऊपर डिपेंड हो गया। अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पर भी मशीन्स होती हैं। वर्क प्लेस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो द नॉइज पॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। जो नॉइज पॉल्यूशन है एक पर्टिकुलर प्लेस पर लाउडनेस की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ साउंड की हेल्प से हम ड्यूरेशन ऑफ नॉइज की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? कि लाउड, कितनी लाउड है साउंड, या फिर कितनी ड्यूरेशन तक प्रोड्यूस हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ही ज़्यादा देर तक प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से हम नॉइज पॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ नॉइज। नॉइज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है या फिर उसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। अगर हम घर की बात करें तो घर पे भी कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं, जैसे कि मिक्सर हुआ, वॉशिंग मशीन हुई। कई बार ऐसा होता है कि फैन भी कंटिन्यूसली नॉइज प्रोड्यूस करने लग जाता है या फिर साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है, जो कि इरिटेट करती है, अनडिजायरेबल साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो वो क्या है, होम्स में नॉइज की वो हो गया, सोर्स हो गया। नेक्स्ट अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें तो सराउंडिंग्स में अगर हम व्हीकल वगैरह की बात करें या फिर किसी पड़ोसी के यहाँ से कुछ अनडिजायरेबल साउंड आ गई तो वो हो गया हमारा नॉइज। अगर हम फैक्ट्रीज के बारे में बात करें तो मशीन्स लेते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है जो कि बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट इज नॉइज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का तो हमने देखा ही है, व्हीकल्स वगैरह से अगर नॉइज आ रही है या फिर ठोका पीटी की नॉइज आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेस हैं नॉइज पॉल्यूशन के या फिर नॉइज के। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन तो हो रहा है तो पॉल्यूशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे। सो नॉइज इन द सराउंडिंग इंटरफेयर्स विद द कन्वर्सेशन विथ अनदर पर्सन। मतलब कि अगर हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है तो क्या होगा, वो हमें इंटरफेयर करेगी या फिर हमें इरिटेट करेगी। हम जो सामने वाले को जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉइज जनरेट होगी, आसपास से बहुत ज़्यादा नॉइज आएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉइंट हम रखना चाहते हैं वो हम नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज पॉल्यूशन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हियरिंग। अगर कंटिन्यूसली नॉइज आ रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर मशीन से बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही है या फिर नॉइज आ रही है तो क्या होता है, जिसकी वजह से हम हमारी सुनने की शक्ति भी खो सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन की उससे वजह से। नॉइज पॉल्यूशन रिड्यूसेस कंसंट्रेशन एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी। मतलब कि नॉइज पॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है और जिस एफिशिएंसी से हम काम कर सकते हैं उस एफिशिएंसी को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। हम उतनी एफिशिएंट होकर हम वर्क नहीं कर पाते हैं। नॉइज कॉजेज एंगर, टेंशन, इंटरफेयर्स विद द स्लीप पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि अगर हम नॉइज की बात करें तो नॉइज की वजह से बहुत सारे हार्मफुल, जैसे कि एंगर हुआ, टेंशन इंक्रीज हो जाती है या फिर स्लीप पैटर्न भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। नॉइज प्रोड्यूसेस हेडेक, इरिटेबिलिटी एंड नर्वस टेंशन। वही टेंशन की अगर हम बात करें, कंटिन्यूसली अगर नॉइज आ रही है, ठीक है, नॉइज कैन कॉज लॉस ऑफ नाइट विजन एज वेल एज कॉज कलर ब्लाइंडनेस। नॉइज की वजह से कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अब यहाँ तक तो हो गई नॉइज़ के बारे में बात, नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ के बारे में और क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। अब हम बात करेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि हम बात कर रहे हैं साउंड जिसमें रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि हम बात करेंगे म्यूजिक के बारे में। सो देयर आर बेसिकली 3 फैमिलीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रिंग्ड होते हैं, कुछ एयर वाले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में या फिर तंतुवाद्य के बारे में।
तो इसमें इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं वीणा, तानपुरा और सारंगी। मतलब कि इन इंस्ट्रूमेंट में एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है जिसको हम प्लग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होती है? साउंड जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पर प्लग करते हैं या फिर जब हम उसे प्ले करने की कोशिश करते हैं तो इनमें स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें स्ट्रिंग प्रेजेंट होती ही है। तो ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तंतु वाद्य या फिर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट या फिर हम बोलते हैं सुशीर वाद्य के बारे में अगर हम बात करें, जिनको हम एयर की हेल्प से प्ले कर पाते हैं, तो हुआ बांसुरी, शंख और शहनाई, जिनमें वाइब्रेशंस तो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि साउंड तो प्रोड्यूस होती है लेकिन इनमें कोई स्ट्रिंग नहीं होती है, मतलब कि ये हवा की हेल्प से या फिर हम बोल सकते हैं एयर की हेल्प से प्ले कर पाते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? एक आती है बांसुरी, एक आता है शंख और नेक्स्ट है शहनाई। नेक्स्ट हम बात करें परकशन और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट या फिर अवंधु वाद्य। इसमें आते हैं तबला, ढोलक और जिनको भी हम हाथ से प्ले कर सकते हैं, ये सब आते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट में। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हम प्ले करके हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आते हैं परकशन मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट है घना वाद्य। इसमें आते हैं घटम, मोरसिंग और चिमटा, कई पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में साउंड के बारे में अभी तक अगर हम डिस्कस करें कि हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड वाइब्रेशन की हेल्प से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वाइब्रेशंस में भी हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी, वाइब्रेशंस की हमने साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और क्या क्या ज़रूरी है एक साउंड के लिए। सबसे पहले हमें सोर्स चाहिए, देन मीडिएटर और उसके बाद में हमें एक रिसीवर की ज़रूरत होती है। अगर फिर उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा प्रोपगेशन ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है या फिर क्या साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हमने वो मीडियम्स के बारे में भी डिस्कस किया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि ह्यूमन ईयर जो है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है,